देखिए, हमारा पाठ है आज पूर्णांक। पूर्णांक में सबसे पहले हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लिया सुनीता की माँ के पास 8 केले हैं और सुनीता को जाना है कहीं पर पिकनिक पे और उसे 10 केले ले जाने हैं। उसकी माँ उसे केले दे देती है 10, परंतु उसकी माँ के पास थे 8, तो उसके लिए उसकी माँ 2 केले उसे उधार लेकर दे देती है। अब सुनीता को मिल गए 10 केले और वो चली गई पिकनिक पे। तो अगर कोई पूछे उसकी माँ के पास कितने केले बचे, बताएंगे? उसकी माँ के पास कितने केले बचे? हम कहेंगे कि उसकी माँ के पास 0 केले बचे, क्योंकि उसने 8 के 8 दे दिए, परंतु 2 केले उसने उधार भी तो लिए। तो कुल मिलाकर उसकी माँ के पास बचते हैं 2 केले उधार के। एक और उदाहरण देखते हैं। एक आदमी रोनाल्ड एक पेन खरीदने गया। 12 रुपये का पेन था। 12 रुपये उसके पास थे और 15 का था पेन। तो उसने पेन खरीदा और 3 रुपये कर लिए उधार। तो अब फिर से एक प्रश्न अगर आया कि जो रोनाल्ड है उसके पास कितने पैसे बचे? पैसा तो कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके पास क्योंकि उसने उधार किया तो 3 रुपया बचा उधार का। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में 2 रुपये उधार का 2 केले उधार के थे बचे, ऐसे इसमें 3 रुपये उधार के बचे। अब एक सवाल, एक चीज़ और है। रुचिका और सलमा 2 बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। उन्होंने एक पट्टी बना रखी है। ये पट्टी दिख रही है, ये जो पट्टी दिख रही है, इसमें 0 से लेकर, इसमें देखेंगे, इसमें पट्टी में यहाँ पे 0, ये निशान है, ये 0 है। उसका 1 2 3 4 5 से लेकर अगर हम चलते रहेंगे तो ये 25 तक के इस पट्टी में निशान है। ठीक है, इस पट्टी में हमारे पास 25 तक निशान हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब प्रारंभ में हम देखते हैं कि एक पट्टी में हमने 0 लगा रखा है। 0 से हमने बढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, और 25 तक के निशान हैं। अब एक खेल खेलती हैं लड़कियां, ये दोनों। वे क्या करती हैं, एक थैले से 2 रंगीन पासे, पासे मतलब जैसे लूडो के पासे होते हैं, वो निकालती हैं और एक नियम बनाती हैं। इनमें से एक पासा लाल रंग का है और दूसरा है नीले रंग का। अगर लाल रंग का पासा आता है तो उसे फेंकने पर जो भी संख्या मिलेगी वो उतने स्थान आगे बढ़ेंगे। अगर नीले रंग का आता है, देखिए इसमें दे रखा है, किताब में ये पाठ पढ़ोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है नीला रंग का पासा, ये नीले रंग का पासा। और यहाँ पे है लाल रंग का पासा, ये यहाँ पे लाल रंग का पासा। तो लाल रंग का पासा फेंकते हैं तो आगे बढ़ते हैं और नीले रंग का पासा फेंकते हैं तो पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यदि हम क्या करते हैं, प्रत्येक चाल के बाद था, खैर वो छोड़ो, जो भी करते हैं रख लेते होंगे। हमने ये काम करा। अब उसके बाद देखिए, जब हमने किया तो सलमा, इसमें मैं निशान लगा देता हूँ पहले, ये है सलमा। सलमा लाल रंग का पासा निकालती है और फेंकती है, उसे 3 प्राप्त होता है। ठीक है, सलमा को 3 प्राप्त होता है। रुचिका लाल रंग का पासा फेंकती है, उसे भी 3 प्राप्त होता है। रुचिका लाल पासे में 3 अंक प्राप्त करती है दूसरी बार में, और सलमा फिर से नीले पासे में 4। क्या छोड़िए, इस तरह से नंबर प्राप्त करते रहते हैं। छोड़ो उसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको पता है ये बात कि रुचिका को पहले 3 मिला था, तो वो यहाँ पे 3 के स्थान पर थी, ये 3 पर थी। रुचिका को पहले 3 मिला था, उसके बाद रुचिका को फिर 4 मिला, तो वो 4 मिला, तो वो 4 5 6 7 पर आ गई। सलमा की बात करें, सलमा को पहले कुछ भी मिला होगा, चलो 3 पर थी वो सलमा, और सलमा का आया 4। याद रखेंगे, सलमा का आया 4। अगर सलमा का 4 आया और
नीले पास से यानी बैक साइड में, तो उसे 4 स्थान जाना था। तो 1 2 3 और 4। अब जब सलमा को 4 स्थान जाना था बैक साइड में, चौथा नंबर तो यहाँ पर था नहीं। देखेंगे कि रुचिका को 3 और 4 मिले, लाल पासे से आगे बढ़ी, वो पहले 3 पे आई, फिर 4 7 पे आ गई। सलमा का आया माइनस का नीले पासे से 4 आया, और जब हमने कहा था कि अब नीले पासे से 4 नीले पासे में जो नंबर आता है उस उतना ही पीछे जाते हैं, तो इसलिए सलमा गई 4 पे। लेकिन हम गिनेंगे अगर 1 2 3 0 पे आएगा और चौथा नंबर इसमें है नहीं, यानी कि हमें सलमा जाएगी पीछे कहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे की तरफ जाने के लिए हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए। तो पीछे की तरफ नंबर जाने के लिए हमने इस पट्टी को क्या किया, थोड़ा बढ़ा दिया। यहाँ पे ये पट्टी 0 तक थी, अब हमने पट्टी को बढ़ा के कर दिया, देखिए बैक साइड में 0 1 2 3 4 5 6, ये है बैक साइड में पट्टी बढ़ गई 0 से लेकर 6 तक। पट्टी को बैक साइड में यानी बाईं तरफ बढ़ा दिया। हम देखते हैं, तो खैर इससे हमें यह पता लगता है कि जो नंबर होते हैं बाईं तरफ भी हो सकते हैं, 0 से बाईं तरफ भी हो सकते हैं। तो इनको नंबरों को हमने, जो बाईं तरफ के नंबर थे, ऋणात्मक चिन्ह से दिखाया है। यहाँ पर देखेंगे -1, ये -1 -2 -3 -4 5 माइनस के, तो ये बाईं तरफ के जो चिन्ह है ये माइनस के चिन्ह से दिखाए गए हैं, और बीच में ये जीरो है, और दाईं तरफ के प्लस में है। जब कोई चिन्ह नहीं होता प्लस ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से एक रेखा जो ये पट्टी बनी है, इसमें दाईं तरफ जो संख्याएं हैं वो तो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्ण संख्याएं, और बाईं तरफ हैं ऋण संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। उसके बाद है आगे चलते हैं। अब फिलहाल तो हमने ये देखा कि संख्या बाईं और दाईं दोनों तरफ हो सकती है। अब इस संख्या रेखा को एक बार देखेंगे कि इसमें ये 0 है यहाँ पे, तो 0 के अगर हम बाईं तरफ जाएं तो -1 -2 एक एक स्थान कम होता जाता है, और दाईं तरफ जाएं तो 1 2 3 4 एक एक स्थान बढ़ता जाता है। तो जो बाईं तरफ होते हैं वो वैसे पहले ही पढ़ चुके हैं हम, जो बाईं तरफ होते हैं ऐसे करके वो संख्या इनकी प्राप्त होती रहती है पूर्ववर्ती ही, और दाईं तरफ जो प्राप्त होते रहते हैं वो होते हैं इनके परवर्ती। अब यहाँ पे हम बताएं, अगर कोई हमें बताएगा कि भैया 0 का पूर्ववर्ती यानी 0 से एक स्थान पीछे वाला क्या है, तो 0 से एक स्थान पीछे -1 है, तो 0 का पूर्ववर्ती क्या हुआ -1। 0 का परवर्ती यानी 0 के बाद वाला वो है +1। अब अगर कोई बोले 4 का परवर्ती, तो 4 के बाद आता है 5, तो 5 है। कोई बोले -3 का पूर्ववर्ती पहले आता है, तो ये -4। कोई बोले -6 का पूर्ववर्ती, तो -6 से पहले आता है -7। कोई बोले -8 का परवर्ती यानी बाद में आता है, तो -7। तो ये इस प्रकार से इन संख्याओं के एक संख्या आगे बढ़ाने पर परवर्ती प्राप्त होता है, और पीछे हटाने पर पूर्ववर्ती। उसके बाद देखेंगे यदि हम ऋणात्मक संख्या, तो हम ये तो समझ गए हम कि ऋणात्मक संख्याएं बाईं ओर चलते हैं और धनात्मक में दाईं ओर, छोड़िए इसको। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अब ये सवाल है कुछ पूर्ववर्ती परवर्ती वाले। 10 का पूर्ववर्ती देखेंगे तो 9 होगा। यहाँ पे कोई कहे कि 10 का पूर्ववर्ती 9, 8 का 7, 5 का 4, 3 का 2 और 0 का होगा -1।
ऐसे ही ऊपर था यहाँ पे एक, ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते थे आप। यहाँ पे परवर्ती की बात करी थी, 10 का 11, 8 का 9, 9 अरे 9 बन जा, -5 का -4। ध्यान देंगे कि -5 के बाद -4 आता है परवर्ती आगे की तरफ। -3 का -2, ठीक से बन नहीं पा रहा है इससे, -2 और 0 का परवर्ती यानी कि आगे वाला यानी कि 1। इस तरह से ये पूर्ववर्ती परवर्ती हम इन संख्याओं के याद कर सकते हैं। एक लाभ हानि की बात करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ लाभ होता है तो हम उसे प्लस में दिखाते हैं और हानि होता है तो माइनस में। जैसे अगर हमें सरसों का तेल कोई आदमी बेच रहा है और उसे उस पर 150 रुपये का 150 रुपये का लाभ होता है, तो वो लाभ वाले को दिखाएगा प्लस में। जैसे 150 है तो प्लस 150। वैसे तो, और अगर उसे चावल में हानि हुई है, देखिए हानि लिखा है ऊपर, ये हानि लिखा है, चावल में हानि हुई है तो माइनस में हुई है, तो -250। और भैया काली मिर्च में लाभ हुआ है तो प्लस में दिखाएगा, +225। गेहूं में लाभ हुआ है तो +200। ऐसे ही मूंगफली में हानि हुई है तो -330। इस प्रकार से जैसे भी आप चाहें बना सकते हैं। तो खैर ये तरीका है लिखने का, लाभ हानि। अब आगे की बात करें, ऐसे ही कुछ और उदाहरण है। अगर यहाँ पे आप बुक में, किताब में पढ़ेंगे इस चीज़ को, यह किताब के पेज नंबर है 127 पे मिलेगा। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हमारे पास हो जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊंचाई कम होती है, ऊंचाई कम होती है तो हम नीचे की तरफ आते हैं। इस प्रकार समुद्र तल है, समुद्र तल से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम ऋणात्मक में लेंगे उस चीज़ को। ये देखिए, ऋणात्मक संख्या व्यक्त करेंगे उसे। समुद्र की गहराई अगर लेनी है तो वो माइनस में ली जाएगी। ऊपर जाएंगे समुद्र तल से ऊपर, ऊपर की तरफ, तो धनात्मक में। अगर ऊंचाई लेनी है किसी चीज़ की समुद्र से, समुद्र तल से अगर, तो आप उसे धन में लेंगे। अब यहाँ देखिए, यदि कमाई अर्जित हो रही है तो प्लस में, कमाई हो रही है तो प्लस में, और खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है तो माइनस में लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार तापमान के बारे में भी दिया है इसमें, आप देख सकते हैं। तापमान भी वही है, प्लस में 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे है, नीचे, तो -10 जैसे लिखा है, और अगर ऊपर होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित को उचित चिन्ह के साथ बताइए। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे बताना है तो आप बता सकते हैं -100, 25 डिग्री ऊपर तो +25, 15 डिग्री नीचे -15। 0 से छोटी 5 संख्या लिखनी है, 0 से छोटी। तो ये आप सोच सकते हैं खुद ही, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से बनाई जा सकती है। अब नेक्स्ट आता है आपका अपूर्णांक। तो मैं पूर्णांक, तो अभी तक हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्याएं, हमने पढ़ी थी 1, 2, 3, 4, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं थी। जब हमने इसमें शून्य को जोड़ दिया था तो हम इन्हें कह रहे थे पूर्ण संख्याएं। अब यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इनको कह रहे थे पूर्ण संख्याएं हैं ये। अब हमने अध्याय 2 में खैर पूर्ण संख्याएं आई थी। अब हम देखते हैं ऋण संख्याएं। यहाँ पे हमने देखा था, अभी घाटे वाली ही बात करी थी। अभी एक उदाहरण बताया था हमने कि वो केले 2 उधार लिए तो -2 हो गया। पेन, अगर 15 रुपये वाले पेन को ख़रीदा 12 रुपये में, तो 3 उधार किए तो -3 हो गया। तो इसका मतलब कुछ संख्या ऋणात्मक भी थी
जो कि अब तक हमने पढ़ी नहीं थी पूर्ण संख्याओं में। तो ये संख्याएं जो इस प्रकार की थी वो सारी थी माइनस वाली ऋण संख्याएं थी वो। तो हमें पता लगा कि हमारे पास कुछ ऋण संख्याएं भी होती हैं। हम पूर्ण संख्याओं, अब यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे हमें, इसको हटाना पड़ेगा पहले। अब इसीलिए हम यहाँ पर एक नए संग्रह पर पहुँच गए। यदि हम पूर्ण संख्या और ऋण संख्याओं को मिला लें, पूर्ण संख्याएं जो पहले पढ़ी हैं जीरो से लेकर कोई अंत नहीं होता उनका, 1 2 3 4 करके, और ऋण संख्याएं जो माइनस वाली हैं उनको मिला लें तो एक नया संग्रह मिला, जो मिला 1 2 3 4, जीरो भी रहेगा इसमें, जीरो दिखा नहीं रहा है लेकिन जीरो भी होगा इसमें, 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 और अंत कुछ नहीं। तो ये संग्रह मिलकर बनता है पूर्णांकों का संग्रह, इसे कहते हैं पूर्णांक। ये हो जाते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या हुए हमारे? सभी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 और सभी ऋणात्मक संख्याएं -1 2 3 और अनंत तक, उन्हें मिलाकर हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांकों को एक चित्र के द्वारा एक दिखाया गया है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। हमें बताया प्राकृतिक संख्याएं तो इसमें इस चित्र में दिखा दी, पूर्ण संख्याएं इसमें आयत के रूप में दिखा दी, ऋण संख्याएं एक त्रिभुज के रूप में दिखा दी, शून्य को जीरो दिखा दिया वृत्त के द्वारा, और पूर्णांकों का ये पूरा का पूरा एक पंचभुज बना दिया। अब इसको इकट्ठा करके एक चित्र बनाया है, जब ध्यान से देंगे ये जो चित्र बनाया है इस चित्र में ध्यान दें अगर, तो देखिए जो ये वृत्ताकार हिस्सा है ये तो हो गया शून्य, ये जो हिस्सा है ये हो गया प्राकृत संख्या, जरा मैं प्रा लिख देता हूँ खाली यहाँ, प्राकृत संख्या है। ये त्रिभुज वाला संख्या वाला हिस्सा आ गया ऋण, ऋण संख्या त्रिभुज वाले हिस्से में आ गई। और ये अगर मेरे दिखा नहीं पा रहा हूँ इसमें, लेकिन ये जो बना हुआ है, ये जो आयत है, ये बाहर को आयत, अंदर वाला आयत जो है आयत, ये हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का जो आयत है उसके अंदर आता है, पूर्ण संख्या के अंदर आ गई प्राकृत संख्या और शून्य, तो प्राकृत संख्या और शून्य मिलाकर बनती है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या और ऋण संख्या को भी अगर मिला दो तो ये बाहर वाला जो बना है पूरा पंचभुज, तो बन जाते हैं पूरे पूर्णांक। तो पूर्णांक जो हुए वो बने, प्राकृत संख्या भी उसके अंदर है, शून्य भी है और ऋण संख्या भी है। तो ये तो हो गई पूर्णांक की बात। उसके बाद है संख्या रेखा पे पूर्णांक दिखाना। संख्या रेखा यहाँ पे दिखाई गई है, ये देख रहे होंगे, ये संख्या रेखा है, पहले ही बनाई थी हमने, लेकिन अभी तक संख्या बनाई थी, संख्या रेखा 0 से स्टार्ट करी थी। अरे हट जा भाई, वेट हट रहा है। यह संख्या रेखा बना रखी है। संख्या रेखा पहले हमारी शून्य से स्टार्ट हो रही थी ऐसे और आगे तक जा रही थी। हमारे पास ऋण संख्याएं भी आ गई, तो हमने इसके पीछे वाली ले ली ऋण पूर्णांक। तो शून्य से आगे हमारे हो गए धनात्मक पूर्णांक, शून्य से पीछे हो गए ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य हो गया। शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता, ध्यान रखेंगे, शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता। शून्य से कम वाले ऋण पूर्णांक और ऊपर वाले धन पूर्णांक, शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता। यहाँ पर एक संख्या रेखा पर अलग अलग पूर्णांक दिखाने की बात करी गई है। जैसे इस संख्या रेखा पर 2 अंकित करना है, तो ये 2 अंकित कर दिया, +2 करना है, तो +2 अंकित हो गए। ऐसे ही अगर कहीं पर 4 अंकित करना हो या 4 अंकित करना हो, 5 अंकित करना तो 5 हो गया, +5। अगर -5 या -4 मान ले करना है तो -4 हो गया। संख्या रेखा पर बाईं तरफ चल के इसमें कुछ प्रयास कीजिए, मैं उदाहरण ही कर लेंगे बच्चे। -3 7 -4 -8 1 -3 को दिखाना है संख्या रेखा पर, ये आप करेंगे, प्रयास कीजिए। उसके बाद पूर्णांकों की क्रमबद्धता, इसमें कुछ नहीं है, खाली ये बताया है कि बाईं तरफ क्या होगा और दाईं तरफ क्या होगा, इसे ध्यान से इससे समझ जाएंगे आप। यहाँ पे आपको पूर्णांकों की क्रमबद्धता का 1 मिनट मतलब ये है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए -4 है और -3 है,
तो -3 दाईं तरफ है, -4 बाईं तरफ। तो ये जो निशान है ये छोटे बड़े का है, तो -4 बाईं तरफ है तो ये -3 से छोटा ही होगा। तो ये जो निशान है ये पहला है, ये निशान का मतलब है जिधर नोक है वह छोटा है, जिधर को खुला हुआ है वह बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे नीचे, इसमें देखेंगे आप कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 बड़ा है, -1 छोटा है, तो निशान इस तरह से लगाया जाएगा। हम जानते हैं -100 छोटा बड़ा है, -1 छोटा है, क्योंकि अगर संख्या रेखा देखें इस तरह संख्या रेखा बनाएं तो पहले -100 आएगा और उसके बाद ही ये क्या बना दिया मैंने, -100 और उसके बाद पीछे की तरफ -101 आएगा। और ऐसे ही पीछे की तरफ चलते रहे तो हमको पता है कि -100 बड़ा है, ज़्यादा है -100, तो इसलिए हमें जानते हैं कि निशान बनेगा इस तरह से, -100 बड़ा है -101 से। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे अगर हम, बता दिया मैंने ये तो। अब यहाँ पे ये तो 100 101 वाली बात हो गई। 50 और 51 में देखेंगे तो नहीं, गलत तो ना दिया है, तो ये 50 बड़ा है इससे। इसकी बात करेंगे तो -50 इससे बड़ा है 70 से माइनस, अरे ये कहाँ अटक गया। तो इसके बाद देखते हैं जरा, ये मतलब इस तरह से निशान लगा के बता सकते हैं हम कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताएंगे आप कौन बड़ा है कौन छोटा है। प्रयास कीजिएगा, सवाल है खुद कर लेंगे। 0 बड़ा है -8 से, 5 बड़ा है -5 से, 0 छोटा है 6 से, तो छोटे की तरफ नोक दिखानी कर देंगे। इसके बाद ये है कुछ निष्कर्ष निकाले हमने। प्रत्येक धन पूर्णांक प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। आपने बताना है कि आप सहमत हैं कि नहीं। हाँ, यस सहमत हैं हम, सही होगा। 0 प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है, बिल्कुल। 0 जो है धन पूर्णांकों के, देखिए जरा यहाँ पे भी धन पूर्णांकों के अगर इसमें देखेंगे तो 0 है, उसके पीछे की तरफ सारे ऋण है और ऊपर आगे की तरफ सारे धन है। तो 0 जो होता है, देखिए यहाँ पे ये जो 0 है वो पहला धन पूर्णांक 1 है, उससे पहले आया है, तो सभी धन पूर्णांकों से 0 छोटा होता है। उसके बाद है स्टेटमेंट दूसरा, 0 प्रत्येक, ये हो गया छोटा होता है सबसे। 0 ऋण पूर्णांकों से सबसे बड़ा होता है, बिल्कुल ऋण पूर्णांकों से 0 बड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पे ऋण पूर्णांक ये हैं सारे, और 0 इनके बाद ही आता है, बड़ा है इनसे। 0 ना तो एक ऋण पूर्णांक है ना एक धन पूर्णांक है, बिल्कुल 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ये 0 है, कोई चिन्ह नहीं है इसका। कोई संख्या 0 से दाईं और जितनी अधिक दूरी होगी उतनी बड़ी होगी, बिल्कुल। दाईं और जितनी भी दूर जाएगी संख्या, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बढ़ती जा रही है इधर को, तो बड़ी होती जा रही है, जितनी दूर जाएगी उतनी बड़ी होगी संख्या। नेक्स्ट कोई संख्या बाईं और जितनी भी 0 से होगी उतनी छोटी होगी, ये तो हमने दिखाई दिया अभी ऐसे ही। जैसे यहाँ पे बाईं और बड़ी हो रही थी और दाईं और जितनी दूर जाएगी उतनी छोटी होती जाती है। उदाहरण है इसमें, संख्या को रेखा को देखकर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। -8 और -2 के बीच कौन सी पूर्णांक संख्या आती है। तो इसका उत्तर यहाँ पे बता रखा है, आप देख ही सकते हैं तो, कि -8 और -2 के बीच में आएगा -7 -6 -5 -4 -3, ये आएगा। फिर उसके बाद -2 आ जाता है चूँकि। इसके बाद है, देखते हैं एक उदाहरण आ गया। -3 पर एक बटन रखा है, -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा। तो -3 पर एक बटन रखा है, -9 पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा। अगर हम खुद ही सोचें, अगर इसे यहाँ पे देख लेते हैं, इस संख्या रेखा मान लें इस वाले को ही, तो -3 पर एक बटन रखा है और हमें जाना है -9 पर,
तो हमें किस दिशा में जाना होगा, समझ सकते हैं आराम से कि -9 है, इस तरफ आएगा तो बाई दिशा में ही जाएंगे हम। यदि हम -6 के दाईं और 4 कदम चलें, -6 के दाईं और 4 कदम चलें, अगर हम देखें ये -6 है, दाईं ओर चलना है 4 कदम, तो 1 2 3 4, ये -2 पर पहुंच जाते हैं हम, ये -2 पर पहुंच जाते हैं। इसके आगे हम -3 से बाईं ओर 6 कदम चलें, -3 यहाँ पर ये है, ये -3, 6 कदम चलते हैं बाईं तरफ, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखा भी नहीं है लेकिन -8 से पहले आया होगा, -9। तो इस तरह से हम चल सकते हैं। यही है उसके उत्तर, -3 के बाईं और 6 कदम चलेंगे पहले वाले में जहाँ जो, और ये दूसरे का उत्तर था -2 की तरह हमने जो। और ऐसे ही यदि हम -6 से दाईं और 4 कदम चलें, -6 से दाईं और 4 कदम, अच्छा अच्छा, -6 से दाईं और 4 कदम चले हैं, तो वही है -6 दिखा रखा है, आप गिनेंगे कि 1 2 3 4, तो -2 पहुँचेंगे। खैर इस तरह की कोई मुश्किल नहीं, कर सकते हैं इसको। क्या हो गया इसको। उसके बाद है प्रश्नावली 6.1। तो इतना करने के बाद आप प्रश्नावली 6.1 करेंगे होमवर्क में। प्रश्नावली 6.1 में करेंगे आप सवाल सारे करेंगे इसके ट्राई, 1 से लेकर इसमें सवाल हैं 10 तक, और जो भी सवाल नहीं आएगा उसे पूछ लेंगे, मिस्ड कॉल दे देंगे मुझे। ओके।